जब मैंने ब्रेकअप के लिए कहा, तब जाकर सुकिंगयान को आखिरकार एहसास हुआ कि मेरे हाथ में जो अंगूठी थी वह अब हमारी सगाई की अंगूठी नहीं थी। उसने अपना आपा खो दिया और चिल्लाई, तुम्हारी सगाई की अंगूठी कहाँ है? मैंने उसका हाथ झटक दिया और पूछा, तो तुम्हारी कहाँ है? उसका चेहरा पीला पड़ गया और फिर लाल हो गया। वह अचानक ढूंढने के लिए बेडरूम की ओर दौड़ी। मैं बस चुपचाप उसे पागलों की तरह जाते हुए देखता रहा, यह जानते हुए कि उसे वह कभी नहीं मिलेगी। 1 महीने पहले उसके बचपन के यार ने मुझे उसकी अंगूठी की एक तस्वीर पहले ही भेज दी थी, और मेरी अंगूठी तो बहुत पहले ही उसका बचपन का यार ले जा चुका था। यह सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि सगाई की दावत से पहले मेरे मंगेतर के बचपन के यार ने मुझसे एक शर्त लगाई थी। उसने शर्त लगाई कि क्या मेरी मंगेतर सगाई की दावत में हमें छोड़ देगी। उन सभी सालगिरहों और जन्मदिनों के बारे में सोचते हुए जब सुकिंगयान ने मुझे धोखा दिया था, मैंने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। बस इस बार मैंने जो दांव पर लगाया था वह उसे छोड़ देना था। हर बार जब उसने उस यार के लिए मुझे छोड़ा, मैं सुकिंगयान को 1 नंबर भेजता था। उसने एक बार मुझसे पूछा था कि इसका क्या मतलब है। जब मैं नशे में था, मैंने मजाक में कहा था, हर बार जब तुम मेरे दिल में खंजर घोंपती हो, मैं 1 नंबर मार्क करता हूं। जब तुम 100 तक पहुंच जाओगी तो जो मैं तुमसे प्यार करता हूं वह मर जाएगा और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं चाहूंगा। जब उसे नंबर 99 मिला तो उसे कोई परवाह नहीं थी। जब उसे 100 मिला तब भी उसे कोई परवाह नहीं थी। सगाई की दावत वाले दिन तक सुकिंगयान ने अपने यार के एक फोन कॉल के कारण सगाई रद्द कर दी। 7 साल तक उससे प्यार करने के बाद मेरा दिल आखिरकार मर गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि सगाई की दावत में मुझे इस तरह छोड़ना मेरा अपमान करेगा और मुझे हंसी का पात्र बना देगा। जब मैंने उससे विनम्रता से भीख मांगी, तब भी सुकिंग ने केवल एक ठंडा वाक्य छोड़ा, सगाई स्थगित की जा सकती है। तभी जिम मिंगवान का डींगे मारता हुआ टेक्स्ट आया। मैं जीत गया। मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। मैंने 7 साल उसे प्यार करने और उसका दिल गर्म करने में बिताए, फिर भी अंत में एक मुकम्मल मजाक बन गया। सुकिंग मुझे कभी भी कहीं भी किनारे कर सकती थी, चाहे वह मेरा जन्मदिन हो या हमारी डेटिंग की सालगिरह या कोई डेट जिसे हमने प्लान किया हो। अब हमारी सगाई की दावत जैसा अवसर भी सुकिंग बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे छोड़ सकती थी। गहरे दर्द ने मुझे जकड़ लिया, लेकिन साथ ही मुझे राहत भी महसूस हुई। मैं 7 साल तक इस रिश्ते में बना रहा था। उन 7 वर्षों के दौरान मैंने काफी शिकायतें और उपेक्षा झेली थी। वास्तव में मैं बहुत पहले ही आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया था। आज की सगाई की दावत मेरे और सुकिंगयन के बीच के रिश्ते का आखिरी मौका था। स्पष्ट रूप से सुकिंग को कोई परवाह नहीं थी। मैंने एक गहरी सांस ली और सुकिंग के साथ अपनी चैट विंडो खोली। मैंने एक संदेश भेजा, चलो ब्रेकअप करते हैं। संदेश भेजने के बाद मैंने सुकिंग को सीधे ब्लॉक कर दिया। जैसे ही मैं अपना सूटकेस लिफ्ट की ओर खींच रहा था, पीछे से एक ताना मारती आवाज आई। यह वह आवाज थी जिससे मैं 7 साल से नफरत करता था। सुकिंग की चचेरी बहन स्वीरू। स्वीरू जिस व्यक्ति की सबसे अधिक प्रशंसा करती थी, वह उसकी देवी जैसी चचेरी बहन सुकिंग थी। उसकी आंखों में सुकिंग दुनिया के सबसे अच्छे आदमी की हकदार थी, न कि मेरे जैसे देहाती गंवार की। इसलिए इन सभी वर्षों में उसने मुझे परेशान करना कभी बंद नहीं किया। वह इठलाती हुई मेरे पास दौड़ी। सगाई रद्द हो गई। कितना शर्मनाक है। क्या तुम अब दुम दबाकर भाग रहे हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूं। उसने तालियां बजाईं। सब लोग बाहर आ जाओ। एक पल में उसके चारों ओर दुबके हुए 6 साथी बाहर निकल आए। उन्होंने अपने फोन ऊपर उठाए और मुझे फिल्माने लगे। मेरे सारे अपमान को कैद करने की योजना बना रहे थे। स्वीरू के होठों पर एक शातिर मुस्कान तैर गई। तो सगाई रद्द हो गई। कैसा महसूस हो रहा है? बाकी सब हंस रहे थे। उनकी आंखें उपहास से भरी थीं। मेरा दिल सुन्न महसूस कर रहा था। मैंने अपने हाथ बांध लिए और स्वीरू की ओर एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। कैसा महसूस होता है? ईमानदारी से कहूं तो यह काफी बुरा लगता है। लेकिन चाहे यह कितना भी बुरा क्यों ना हो, मुझे संदेह है कि यह तुम्हारे जैसे कमीने होने से बुरा महसूस होता होगा। चंचल माहौल तुरंत जम गया। स्वीरू का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वह सुकिंग की चचेरी बहन थी, लेकिन सुकिंग से उसका कोई खून का रिश्ता नहीं था, क्योंकि वह अपनी मां के अफेयर से पैदा हुई एक नाजायज औलाद थी। यह स्वीरू का सबसे गहरा अपमान था। वह आग बबूला हो गई। तुम मौत मांग रहे हो? जैसे ही उसने कहा, उसने अपना हाथ ऊंचा उठाया और मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारने के लिए घुमाया। मैंने उसे डील नहीं दी। मैं सीधे चकमा देकर हट गया और लात मारी। यह सीधे उसके पेट में लगी।
सुईरू लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हटी और अपमानित होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने अविश्वास से मेरी ओर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अपनी बहन को बता दूंगी? मैंने उसे ठंडक से देखा। तुम एक बड़ी बच्ची हो। मैंने तुम्हें पहले केवल सुकिंग की खातिर बर्दाश्त किया था, लेकिन अब मुझे सुकिंग भी नहीं चाहिए। और तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा? मैं उसके साथ शब्दों को बर्बाद करने की परवाह नहीं कर सकता था। मैंने अपना सूटकेस पकड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। सुईरू फटे गले से चिल्लाई, ठीक है, अगर तुम्हारे पास सचमुच रीढ़ की हड्डी है तो कभी वापस मत आना, रोते हुए मत आना, और मेरी बहन से भीख मत मांगना कि वह तुम्हें वापस ले ले। मैं चलना रुक गया। सुईरू ने मुझे रुकते हुए देखा और तिरस्कार का भाव प्रकट किया। अब पछतावा हो रहा है? तुम बेशर्म पालतू कुत्ते। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी बहन को बताऊं तो अभी घुटनों के बल बैठ जाओ और मेरे जूते चाटो, तब मैं तुम्हें उदारता से माफ कर दूंगी। मैंने अपने होंठ सिकोड़े। मैंने देखा कि सुईरू का एक साथी अभी भी अपने फोन से मुझे फिल्मा रहा था। मैंने शांत होकर फोन की ओर देखा। सुकिंग ज्ञान के साथ मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं इस जीवन काल में उससे कभी शादी नहीं करूंगा। सुकिंग ज्ञान अगली सुबह जल्दी विला लौट आई। वह सोफे पर बैठी और अपनी कनपटी मलने लगी। उसके ठंडे चेहरे पर थकान का एक निशान दिखाई दे रहा था। शिन, आओ मेरे सिर की मालिश करो। उसके कहने के बाद काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। अतीत में जब भी वह घर आती थी, मैं खुशी खुशी उसकी ओर दौड़ता था और उस पर प्यार लुटाता था। उसके कंधों की मालिश करता था और उसकी पीठ थपथपाता था। उसे खुश करने की कोशिश करता था। लेकिन आज विशाल विला ठंडा और खाली था। मेरा कोई नामो निशान नहीं था। इसके बजाय चुनी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। अजीब तरह से बोल रही थी, मिस सू, मिस्टर सोंग कल से वापस नहीं आए हैं। सुकिंग के चेहरे पर अधीरता का एक निशान कौंध गया। उसे लगा कि मैं फिर से नखरे कर रहा हूं। उसने अपना फोन निकाला और हमारी चैट विंडो खोली। फिर उसने ब्रेकअप टेक्स्ट देखा जो मैंने भेजा था। सुकिंगियान गुस्से में हंसी। उसने अपने फोन का इस्तेमाल अपनी सेक्रेटरी से संपर्क करने के लिए किया। लियोन, तुरंत टिकट बुक करो, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए अमेरिका जा रही हूं। चुनी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और धीरे से कहते हुए आगे बढ़ी। मिस्टर सोंग पूरी रात बाहर थे। क्या आपको चिंता नहीं है? आखिरकार सगाई जैसी बड़ी बात आपने इसे बस ऐसे ही रद्द कर दिया। बेशक। सुकिंग समझ गई कि चुनी का क्या मतलब था। उसने अपने होंठ सिकोड़े। उसे मनाने का समय नहीं है। उन ठंडे शब्दों को फेंकने के बाद वह सीधे चली गई। अमेरिका में मीटिंग 1 हफ्ते तक चलेगी। वह मुझे शांत होने के लिए 1 हफ्ता दे रही थी। तब तक मैं वैसे भी आज्ञाकारी रूप से वापस आ जाऊंगा। मैंने शियांगचांग के लिए फ्लाइट ली और वहां अपने छोटे से पश्चिमी शैली के घर लौट आया। अपनेपन का यह एहसास मैंने 7 साल तक राजधानी में कभी महसूस नहीं किया था। मैं बस दरवाजा धक्का देकर खोलने ही वाला था कि पड़ोसी घर का दरवाजा खुला। एक हड़बड़ाई हुई आकृति बाहर निकली। मैंने उसे पहचान लिया और आवाज दी। जियानजी बाई शियान चिंतित थीं। जब उसने अचानक एक परिचित आवाज सुनी तो वह आश्चर्यचकित होकर मुड़ी और मुझे चमकते हुए मुस्कुराते हुए देखा। शे, तुम वापस आ गए? मैं मुस्कुराया। जियानी, मैं वापस आ गया हूं। उसने मुझे बड़ा होते देखा था। बाई शियान मेरे लिए पड़ोस की बड़ी बहन भी थी। हम हमेशा करीब रहे थे, लेकिन इन पिछले वर्षों में मैं राजधानी में सुकिंग के इर्द गिर्द घूमता रहा और वापस आने का कोई मौका नहीं मिला। बाई शियान एक पल के लिए आश्चर्य से जम गई। फिर उसकी आंखों में अचानक अपार खुशी फूट पड़ी। वह जल्दी से मेरे पास आई। शेन, मेरा एक काम कर दो। क्या काम? मुझसे शादी कर लो। मैं अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। यह बहुत अपमानजनक था। बाईजी ने जल्दी से समझाया। उसकी आवाज भावनाओं से रुंध गई। आशांक का विदेश में एक्सीडेंट हो गया। वह अपने पीछे एक बच्चा छोड़ गया है। मुझे उस बच्चे को वापस लाना है, लेकिन वहां की पॉलिसी के अनुसार बच्चे को गोद लेने से पहले मेरा शादीशुदा होना जरूरी है। मेरे पास अब सचमुच कोई और चारा नहीं है। शिन, बस शादी का रजिस्ट्रेशन कराने में मेरी मदद करो। जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। इस समय शियांग किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता था। मेरा दिल दहल गया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उस भयानक परिणाम का एहसास हो गया हो। मेरी आवाज भी कांप उठी। भाई आशांग को क्या हुआ? भाई शियान की आंख से एक आंसू टपक पड़ा। वह मर गया है। मेरे कदम डगमगा गए। जब मैं छोटा था, भाई आशांग अक्सर मेरा ख्याल रखते थे। वह पड़ोस का एक सौम्य लेकिन मजबूत लड़का था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि अब
उसका इकलौता वंश इतनी खतरनाक जगह पर था। हमें उस बच्चे को वापस लाना ही था। मैंने तुरंत कहा, जियान, एक पल के लिए मेरा इंतजार करो। मैं अपने दस्तावेज ले आता हूं और तुम्हारे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलता हूं। शादी करना बहुत आसान काम था। पुरुष और महिला सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाते हैं, एक फोटो खिंचवाते हैं, उसे नोटरी कराते हैं, एक प्रतिज्ञा पढ़ते हैं, कागजों पर मोहर लगवाते हैं और शादी का प्रमाण पत्र आपका होता है। बाईशियान ने शादी का प्रमाण पत्र लिया, मुझसे माफी मांगी, फिर एयरपोर्ट की ओर दौड़ी। समय अब बहुत कम था। हर अतिरिक्त सेकंड की देरी का मतलब था उस बच्चे के लिए 1 डिग्री और खतरा। 1 हफ्ता जल्दी बीत गया। सुकिंग यान अमेरिका से लौटी। लग्जरी कार के अंदर उसने समय पर नजर डाली। यह बस डिनर का समय था। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, लियोन, सांग शिन से संपर्क करो और स्टारले रेस्तरां में डिनर करो। लियोन ने तुरंत सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की और तुरंत मुझे फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। फोन किसी ने नहीं उठाया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और सुकिंग से कहा, प्रेसिडेंट सु। मिस्टर सोंग ने जवाब नहीं दिया। सुकिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह एक अति सुंदर आभूषण बॉक्स पकड़े हुए थी। अंदर एक शानदार घड़ी थी जो उसने अमेरिका में एक नीलामी में जीती थी। सगाई की दावत में जो हुआ वह वास्तव में उसकी गलती थी। उसे अपनी माफी दिखानी थी। अब जब मैं जवाब नहीं दे रहा था तो वह बहुत नाखुश थी। भावहीन होकर उसने उपहार बॉक्स बंद कर दिया। सीधे विला वापस चलो। अंत में मेबैक विला के प्रवेश द्वार पर रुकी। सुकिंग ठंडे चेहरे के साथ कार से बाहर निकली। विला में कई नौकर थे। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। विला के अंदर केवल चुनी थी। सुकिंग यान ने चुनी से पूछा, जो रसोई में व्यस्त थी, सियन कहाँ है? चुनी के चेहरे पर चिंता का एक निशान कौंध गया। मिस्टर सोंग उस दिन के बाद से वापस नहीं आए हैं। मैंने उन्हें कई बार फोन किया लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। मिस, मुझे डर है कि मिस्टर सोंग कुछ उतावला न कर बैठें। सुकिंग की सुंदर भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी आवाज निश्चित रही, वह नहीं करेगा। मैं एक गर्म छोटे बेटे की तरह था, हमेशा आशावादी और सकारात्मक। मेरे जैसा कोई कभी नहीं टूटेगा। शायद इसलिए कि सगाई की दावत रद्द हो गई थी। मैं इस बार सचमुच गुस्से में था। सुकिंग ने अंदर ही अंदर मुझे टेक्स्ट करने के लिए अपना फोन निकाला। वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए इससे भी भव्य सगाई की दावत रखूंगी। संदेश भेजा गया, लेकिन उसे जो जवाब मिला वह एक बड़ा लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह था। मैंने वास्तव में उसे डिलीट कर दिया था। सुकिंग गुस्से में हंसी। मैंने पहले भी नखरे किए थे, लेकिन मैंने उसे कभी ब्लॉक नहीं किया था। इस बार मैं वास्तव में इतना परेशान था। सुकिंग को अभी भी संकट का कोई एहसास नहीं हुआ। उसे बस लगा कि मैं हंगामा कर रहा हूं। उसने लियोन से कहा, दरवाजे पर कौन खड़ा था? पता लगाओ कि सियन कहां गया। लियोन ने जल्दी ही पता लगा लिया। मिस्टर सोंग शांग शांग में अपने गृहनगर वापस चले गए। सुकिंग तुरंत मनोरंजन और हताशा दोनों दिखी। गंभीरता से वह अपने गृहनगर वापस भी भाग गया। उसने लियोन से कहा, जाओ उसे वापस लाओ। जहां तक मेरी और शियांग शांग की बात है, मैं पिछले 1 हफ्ते से बहुत सहज महसूस कर रहा था, क्योंकि घर पर यार्ड की देखभाल किसी ने नहीं की थी। मैंने आंगन का फिर से जीर्णोद्धार कराने के लिए लोगों को काम पर रखा। फिर मैंने अपने पसंदीदा कैमेलिया लगाए और मिर्च उगाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी तैयार किया। सिर्फ एक छोटे से हफ्ते में यार्ड पूरी तरह से बदल गया था। हाल ही में मैं शियांग में एक उपयुक्त स्टोर फ्रंट की तलाश कर रहा था। फूलों की दुकान खोलने की योजना बना रहा था। जब मैं यार्ड में पौधों को पानी दे रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा कि यह मिट्टी की डिलीवरी है, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि बिजनेस ड्रेस पहने लियोन वहां खड़ी थी। मेरे मुंह का कोना फड़फड़ाया। मैंने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन लियोन ने मुझे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। मिस्टर सोंग, प्रेसिडेंट सु ने मुझे आपको वापस लाने के लिए भेजा है। मैं दरवाजा बंद नहीं कर सका, इसलिए मैंने बस हार मान ली और अपने हाथ बांध लिए। घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगो और मैं तुम्हारे साथ वापस चला जाऊंगा। लियोन के ठंडे चेहरे पर एक दरार दिखाई दी। उसके हाव भाव में दुर्लभ गुस्सा उभर आया। मिस्टर सोंग, आपको समझना चाहिए कि प्रेसिडेंट सु के साथ आपका रिश्ता असमान है। प्रेसिडेंट सु का मुझे आपको लेने के लिए भेजना पहले ही आपको सम्मान दे रहा है। अगर आप नखरे करते रहेंगे तो इसका उलटा असर होगा। लोगों को अपनी जगह पता होनी चाहिए। मैंने अपनी भौहें उठाईं और लियोन की ओर उपहासपूर्वक देखा। सच कहूं तो लियोन मुझे लेने आ रही है। यह सुकिंग का खुद को नीचा दिखाने का प्रतिनिधित्व करता था। 7 साल में यह पहली बार था, लेकिन क्या मुझे इसकी जरूरत थी? मैंने उसे ठंडक से देखा। मुझे अपनी जगह बहुत अच्छी तरह पता है।
इसीलिए मैंने सुकिंग को छोड़ दिया और सहायता की। तुम्हें भी अपनी जगह पता होनी चाहिए। तुरंत मेरे घर से निकल जाओ या मुझ पर कुत्ते छोड़ने का दोष मत देना। लियोन की नजर बर्फीली हो गई। उसकी आंखें ऊंचे तिरस्कार से भरी थीं, पकड़ने में मुश्किल खेल रही थीं। सियेन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि सुकिंग को तुम्हारी परवाह होगी? अगर उसे सचमुच परवाह होती तो उसने सगाई की दावत रद्द नहीं की होती। इसलिए नखरे करना बंद करो। सचमुच इसे ज्यादा मत करो। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। मेरा दिल इतना दुख रहा था कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। रद्द की गई सगाई की दावत ने मुझे अपमानित छोड़ दिया। इसे सीधे तौर पर कहें तो मैं केवल उसके पीछे रेंग रहा था और उसका पीछा कर रहा था। मैंने खुद को पूरी तरह से विनम्र स्थिति में रखा था। यही वजह थी कि सुकिंग के आसपास के लोग इतने निडर थे। मैंने उसे एक हल्की मुस्कान दी, फिर मेरे छोटे से घर की दूसरी मंजिल की ओर इशारा किया। अंदाजा लगाओ कि वह क्या है। जब लियोन ने ऊपर देखा और वहां लटका हुआ सुरक्षा कैमरा देखा तो उसकी पुतलियां हिल गईं। मैंने अपने हाथ बांधे और आधे मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारा अभी का व्यवहार सुकिंग को भेज दूं या इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दूं? तुम सुकिंग द्वारा रखने के लिए भुगतान किए गए एक उच्च स्तरीय कुत्ते से बढ़कर कुछ नहीं हो। तुम्हें उधार ली गई शक्ति से दूसरों को डराने का साहस किसने दिया? मैं यह केवल एक बार कहूंगा, सुकिंग और मैं खत्म हो चुके हैं। अभी दफा हो जाओ और मैं दिखावा करूंगा कि तुम यहां कभी नहीं थी, वरना पूरी इंटरनेट तुम्हारा बदसूरत चेहरा जान जाएगी। लियोन का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने कैमरे की ओर घूरते हुए धमकी दी। बेहतर होगा कि तुम्हारा मतलब वही हो जो तुम कह रहे हो। सुकिंग के पास कभी वापस मत आना। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। तुम कभी भी मिस्टर जी की तुलना नहीं कर पाओगे। तुम सुकिंग के लायक नहीं हो। यह कहने के बाद वह मुड़ी और चली गई। मैंने दरवाजे तक उसका पीछा किया। मेरे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। सावधान रहना कि तुम मुंह के बल न गिरो। जैसे ही मैंने कहा, लियोन एक अजीब मुद्रा में जमीन पर गिर पड़ी। मुंह के बल वह भी। मैंने अपना चेहरा ढंक लिया। वह गिरावट कोई हल्की नहीं थी। जब उसने अपना सिर उठाया तो वह पहले से ही चोटिल और सूजी हुई थी। उसने मुझे शातिर तरीके से घूरा। तुम मनहूस। फिर उसने अपना चेहरा ढंक लिया। वह अपनी घायल टांग को घसीटते हुए लंगड़ाकर चली गई। मेरी आंखों में एक बड़ा झटका फूट पड़ा। मेरा मनहूस मुंह वापस आ गया था। बचपन से ही मुझ में यह मनहूसियत की क्षमता थी। जब मैं पहली बार राजधानी गया था मुझे किसी चीज का डर नहीं था, लेकिन सुकिंग को यह पसंद नहीं था और वह हमेशा मुझे अपने मनहूस मुंह से मुसीबत खड़ी करने के लिए डांटती रहती थी। बाद में मैंने खुद पर शक करना और खुद से नफरत करना शुरू कर दिया और बस ऐसे ही यह क्षमता गायब हो गई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह अब वापस आ जाएगी। फिर मैं मुड़ा और अपने छोटे से आंगन में वापस चला गया। खुशी खुशी फिर से जमीन की देखभाल करने लगा। वैसे भी वे अब मुझसे संपर्क नहीं कर सकते थे। जब मैंने राजधानी छोड़ी थी तो मेरा फोन खाई में फेंक दिया गया था। इस समय लियोन अपने घायल शरीर को कार में घसीटते हुए ले गई और सुकिंग यान को फोन किया। प्रेसिडेंट सू, मिस्टर सोंग वापस आने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुकिंग काफी देर तक खामोश रही। लियोन ने सावधानी से कहा, प्रेसिडेंट सू, चूंकि मिस्टर सोंग वापस नहीं आना चाहते तो जाने दीजिए। फोन के माध्यम से सुकिंग की ठंडी आवाज आई। उसे वापस लाने का कोई तरीका ढूंढो। तुम उससे भीख मांग सकती हो। यह कहने के बाद सुकिंग ने फोन काट दिया। लियोन को कार में पीले चेहरे के साथ बैठा छोड़ दिया। उसने अपने हाथ में फोन कसकर पकड़ रखा था। उसने एक गहरी सांस ली। कुछ ही देर बाद मुझे फिर से दस्तक सुनाई दी। इस बार मुझे लगा कि यह मिट्टी की डिलीवरी है, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने लियोन का चोटिल और सूझा हुआ चेहरा देखा। मैंने अधीरता से पूछा, तुम अभी भी यहां क्यों हो? लियोन अपना गुस्सा दबा रही थी। फिर मुझे एक डिपो दिया। मिस्टर सोंग, मेरा रवैया अभी खराब था। कृपया उदार बने और मुझे माफ कर दें। मिस सू सचमुच आपकी परवाह करती हैं। वह राजधानी में आपका इंतजार कर रही हैं। कृपया मेरे साथ वापस चलें। मैं काफी हैरान था। सुकिंग वास्तव में लियोन को इस तरह नीचा दिखा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच मुझे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बहुत बुरा हुआ कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने सीधे दरवाजा बंद कर दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन लियोन एक जिद्दी गोंद के टुकड़े की तरह थी। पूरे समय मेरे सामने के दरवाजे की रखवाली कर रही थी। मुझे लगा कि मुझे उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने एक बैकपैक पहना और यात्रा करने के लिए पिछले दरवाजे से चुपके से निकल गया। लियोन ने पूरा दिन वहां इंतजार किया। जब उसे एहसास हुआ कि मैं एक बार भी बाहर नहीं आया हूं, उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। उसके सिर में दर्द होने लगा।
उसे धुंधला एहसास हुआ कि चीजें उसकी उम्मीदों से परे चली गई हैं और एक बेकाबू दिशा में बढ़ रही हैं। तभी सुकिंग का फोन आया। उसने जवाब दिया। प्रेसिडेंट सुकिंग की शांत आवाज रिसीवर के माध्यम से आई। क्या तुम उसे वापस लाई? लियोन ने घबराहट में थूक निकला। मिस्टर सोंग, उन्होंने चुपके से यान सिटी का टिकट खरीदा है। सुकिंग ने तुरंत फोन काट दिया। उसका सुंदर चेहरा काला पड़ गया। उसने मेरा नंबर ढूंढा और तुरंत डायल किया, लेकिन फोन काफी देर तक बजता रहा, जब तक कि वह अपने आप कट नहीं गया। मैंने फिर भी जवाब नहीं दिया। सुकिंग ने अंधेरे फोन स्क्रीन की ओर देखा। उसके ठंडे चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। फिर उसने एक दूसरे विशेष सहायक लू चांग को फोन किया। पता लगाओ कि सिएन यान सिटी में कहां रह रहा है। सबसे तेज फ्लाइट बुक करो। मैं व्यक्तिगत रूप से उसे वापस लाऊंगी। लू चांग दूसरी तरफ एक पल के लिए दंग रह गया। बेन ने जवाब दिया, हाँ, इस समय मेरा यान सिटी से धीरे धीरे वापस यात्रा करने का इरादा था। सड़क पर 1 महीना या उससे ज्यादा समय बिताने का। यान सिटी के पहाड़ शानदार थे। इसका पानी क्रिस्टल जैसा साफ था। ऐसे नजारों के सामने मेरा छोटा सा दिल टूटना शायद ही जिक्र करने लायक था। एक दिन की मस्ती के बाद जब मैं गेस्ट हाउस लौटा तो रात के 9 बज चुके थे। मैंने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और देखा कि एक परिचित आकृति अंदर बैठी है। मैंने अनजाने में अपनी आंखें मलीं, फिर अचानक उन्हें चौड़ा कर लिया। सुकिंग यहां क्यों थी? उसके हाथ में फोन एक नंबर डायल कर रहा था, जबकि वह भावहीन होकर मुझे दरवाजे पर खड़ा घूर रही थी। तुम्हारा फोन क्यों नहीं बजा? मैं एक पल के लिए जम गया। मैंने अपने होंठ सिकोड़े। मैंने अपना पुराना नंबर फेंक दिया। सुकिंग ने समझकर सिर हिलाया। उसने अपना फोन रख दिया। मैं तुम्हें बाद में एक नया फोन दूंगी। अब अपना सामान पैक करो और मेरे साथ राजधानी वापस चलो। मेरे मुंह का कोना फड़फड़ाया। मैं अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। सुकिंग, हम पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं। सुकिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। सिर्फ इसलिए कि मैंने सगाई की दावत रद्द कर दी, तुम्हें इतनी परवाह है? मैंने खामोशी में अपने होंठ दबा लिए। सुकिंग यान मेरे पास आई और आह भरी। मैं एक और भी भव्य सगाई की दावत के साथ इसकी भरपाई करूंगी। अब नाराज मत हो, ठीक है? देखो, मैं खुद तुम्हें ढूंढने आई हूं। मैंने एक उपहासपूर्ण हंसी छोड़ी। इसलिए मुझे गहरा आभारी होना चाहिए। तुम्हारी ऊंची चैरिटी के लिए धन्यवाद। सुकिंग, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए और मुझे तुम भी नहीं चाहिए। चलो ब्रेकअप करते हैं। मुझे फिर से ब्रेकअप का जिक्र करते हुए सुनकर सुकिंग यान, जो मुझे धैर्यपूर्वक मनाने की कोशिश कर रही थी, तुरंत ठंडी हो गई। ब्रेकअप? क्या तुम उसे बर्दाश्त कर सकते हो? उसके लहजे में अहंकार और तिरस्कार था। वे शब्द एक चाकू की तरह थे, मेरे सीने में जोर से चुभ रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और सुकिंग की ओर दृढ़ता से देखा। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। फिर मैंने अपार्टमेंट के दरवाजे की ओर इशारा किया। अब कृपया चली जाओ। मेरी आंखों में शांति और उदासीनता ने हमेशा गर्व करने वाली सुकिंग को दंग छोड़ दिया। 7 साल तक उसके सामने मैं हमेशा एक खुशमिजाज बेटा रहा था। कभी एक बार भी ठंडा चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन अब मैं उसे अपरिचित लग रहा था, खासकर मेरी उदासीन नजर, जिसने उसे असहज कर दिया। उसने अपने पेट में मरोड़ उठते हुए महसूस किए और अपनी भौं मली। शेन, मुसीबत खड़ी करना बंद करो। तुम जानती हो कि मैं व्यस्त हूं। मेरे पास तुम्हें मनाने का समय नहीं है। अच्छे बनो। सुकिंग यिन के चेहरे पर थकान असली थी। वह यहां पहुंचने के लिए रात भर की फ्लाइट से आई थी। 10 बजे के बाद गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद वह पूरे समय जागती रही और मेरा इंतजार करती रही। वह पहले ही खुद को नीचा दिखा चुकी थी। मुझे संतुष्ट होना चाहिए था और मुझे दिए गए रास्ते से हट जाना चाहिए था, लेकिन मैं कई और कदम पीछे हट गया। जिस तरह से मैं उसे देख रहा था, उसमें कोई प्यार नहीं बचा था। सुकिंग यान, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम मुझे मनाओ। तुमने पहले ऐसा नहीं किया था और मुझे भविष्य में इसकी जरूरत नहीं होगी। यह वह जगह है जहां हम खत्म होते हैं। फिर मैं मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा। चूंकि वह नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। मैं बस मुड़ा ही था कि मेरे पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। मैं सदमे में पीछे मुड़ा और देखा कि सुकिंग फर्श पर गिर पड़ी है। तुरंत लू चांग मेरे पास से गुजरा और सुकिंग के पास गया। प्रेसिडेंट सू, क्या आप ठीक हैं? लू चांग घबराया हुआ लग रहा था। उसने मुझे डांटा। मिस सू आपको ढूंढने के लिए रात भर की फ्लाइट से आई। कल से अब तक उन्होंने पानी की एक घूंट भी नहीं पी है। मिस्टर सोंग, आप बहुत ज्यादा पत्थर दिल हो रहे हैं। मैंने अपना फोन निकाला और 120 डायल किया। स्थिति समझाई, फिर फोन काट दिया।
मैंने उसके लिए आपातकालीन सेवाओं को पहले ही फोन कर दिया था। यह पत्थर दिल नहीं है ना? उसी के साथ मैं मुड़ा और चला गया। लू चांग ने सदमे में मेरी पीठ से कहा, क्या आप मिस सू की देखभाल करने के लिए अस्पताल नहीं जा रहे हैं? मैं चलना नहीं रुका। मैं डॉक्टर नहीं हूं। मेरे जाने का क्या मतलब है? सुकिंग के पेट में तेज दर्द के कारण मरोड़ उठने लगी। उसकी धुंधली दृष्टि में मेरी दृढ़ विदा लेती हुई आकृति थी। सुकिंग यन से मिलना अप्रत्याशित और अशुभ था। यान सिटी में रहने की मेरी